वेलकम लर्नर्स, दिस इज़ योर साइकोलॉजी क्लास। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, वैसे तो ये क्लास यूपी टेट के लिए है, पर ये बाकी सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए जिसमें भी साइकोलॉजी आती है एकदम बिल्कुल वैसे का वैसा है। जो साइकोलॉजी का सब्जेक्ट होता है, उसमें जो भी टॉपिक होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, बिल्कुल वैसे है। तो ये हर एक एग्ज़ाम के लिए आपको यूज़ आ सकती है। और ये मैं बता दूं, ये कोई PYQ क्लास नहीं है। इसमें मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, वो हम अलग से प्रैक्टिस करेंगे। इस क्लास में आपको कम्प्लीटली थ्योरी और कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे। और मैं आपको जो जो चीज़ बोलूँगा इस क्लास में कि ये इंपॉर्टेंट है, आपको उसको नोट कर लेना है और उसको रिवाइज़ करना है। बाकी सारी थ्योरीज़ को सिर्फ आपको सुनना है, वो सुनने से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवधारणा। ठीक है, विकास डेवलपमेंट एक अलग चीज़ है और मैं आपको बता दूँ ग्रोथ एक अलग चीज़ है। हम इसमें पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, विकास, अभिवृद्धि एवं परिभाषाएँ। मुनरो ने जो डेफिनेशन दी है वो आप एक बार पढ़ लीजिए। विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण प्रावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, मतलब बच्चे से बूढ़ा बनता है। एग्जैक्टली ये वो कहना चाहते हैं। फ्रैंक कह रहे हैं कि कोश का गुणात्मक वृद्धि ही आगे विकास कहलाती है। द सेलुलर क्वांटिटेटिव ग्रोथ इज कॉल्ड एसरेशन। हॉर्लॉक क्या बोल रहे हैं? किसी व्यक्ति में नवीन विशेषताओं व योग्यताओं को पुष्पित करता है। ठीक है। अभिवृद्धि, शरीर तथा उसके अवयवों में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन। मतलब ग्रोथ, आप देखिए, डेवलपमेंट अलग चीज़ है, ग्रोथ केवल हमारे बॉडी में होने वाले चेंजेस को कहा गया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे। ये देखिए, आप एक बार ये भी देख लीजिए। वृद्धि, क्षमता, परिपक्वता, वातावरण के साथ अंतःक्रियाएं, ग्रोथ, पोटेंशियल एंड मैच्योरिटी, इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। ये कंप्लीट आपका डेवलपमेंट है। ये आपका कंप्लीट डेवलपमेंट है। ठीक है, डिफरेंस देख लीजिए ग्रोथ और डेवलपमेंट में। ये क्वांटिटिव होता है और ये क्वांटिटिव प्लस क्वालिटेटिव होता है। ये मिड एडोलसेंस तक हो जाता है और ये पूरे टाइम चलता है। हमारा डेवलपमेंट तो पूरे टाइम चलता है ना, बुढ़े होते होते भी तो हम डेवलप हो रहे होते हैं। पर आप देखो कि जो हमारा शरीर है वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है एडोलसेंस के टाइम तक। उसके बाद सिर्फ हमारा शरीर लंबा और चौड़ा होता है, डेवलप पूरे तरीके से हो चुका होता है। और ये केवल शारीरिक परिवर्तन है और ये सभी प्रकार के परिवर्तन होते हैं और ये एकीकृत नहीं होती, ये एक भाग होती है। ये विकास प्रक्रिया का एक भागीकृत होती है, मतलब ये एक नहीं है, ये विकास के अंदर ही आता है। बेसिकली हम कहना क्या चाहते हैं कि ग्रोथ जो है वो छोटी है, डेवलपमेंट बड़ा है। समझ रहे हो ना? ये माप का विषय है और ये मूल्यांकन का विषय है। सिंपल है, इसको आप नाप सकते हैं। भाई वृद्धि हो रही है तो उसको तो नापा जा सकता है, पर आप विकास को कैसे नापोगे? तो उसको हम एवेल्युएट करते हैं। ये रेखीय होती है और ये स्पिरिचुअल होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। विकास क्या होता है? ये स्पाइरल होता है, ऐसे 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 दिखता है, जबकि ये एक लाइन होती है। ग्रोथ आपकी लाइन होती है और डेवलपमेंट आपका स्पिरिचुअल होता है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे बाल विकास के सिद्धांत, जिसमें पहला है हमारा सतत विकास का सिद्धांत। ये प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हॉर्लॉक। विकास निरंतर चलता है गर्भधान से मृत्यु तक और ये अवस्थाओं में गति भिन्नता का सिद्धांत है, जिसमें गर्भावस्था, शस्त्रावस्था, किशोरावस्था में तेज होती है। व्यक्ति के अंतर का नियम वही कि जो अमीर बच्चा है वो जल्दी चलने लगता है, जो गरीब बच्चा है, लेबर क्लास बच्चा है, वो धीरे धीरे चलता है या स्लो सीखता है, यही बताया जाता है। विकास क्रम की एक रूपता, सभी प्रजाति के सभी जीव एक समान फॉलो करते हैं। ये कहना चाहते हैं कि इंसान के बच्चे एक जैसे, जानवर के बच्चे एक जैसे। सामान्य से विशेष क्रियाओं का नियम, पहले बच्चा सामान्य क्रिया करेगा, फिर विशेष क्रिया करेगा। सामान्य क्रिया जैसे पा 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 छोटे छोटे वर्ड बोलेगा, फिर उसके बाद कठिन वर्ड बोलने लगेगा, अपने पापे का नाम लेने लगेगा, श्री हरिश्चंद्र जी, ऐसे। एकीकरण का नाम, पहले बच्चा पूरा अंक चलाएगा, फिर कुछ भागों को चलाएगा। एकीकरण देखो क्या कह रहा है, ये इंटीग्रेशन का है ना, पहले बच्चा पूरे अंक को चलाना सीखेगा। ये दो अलग अलग हैं। एकीकरण बोल रहा है कि पहले बच्चा पूरा अंक चलाएगा, फिर उसके बाद कुछ भागों को चलाएगा और अंत में उसके भागों को हाथ में चलाना सीखेगा। एग्जाम्पल के लिए, पहले वो हाथ चलाता है, फिर उंगलियां चलाता है और उसके बाद पूरे हाथ को चलाता है। पहले हाथ, फिर उंगलियां, फिर पूरा हाथ। और ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं इसको हाईलाइट किए देता हूँ। स्पॉन्टेनियस चेंज नहीं है, ये एकदम से नहीं होता है। विकास एक स्फूर्त परिवर्तन नहीं है, ये एकदम से नहीं होता है, इसमें टाइम लगता है, इसलिए ये स्पॉन्टेनियस चेंज नहीं है। ठीक है। परस्पर संबंध का नियम, शारीरिक के साथ, सामाजिक के साथ तथा मानसिक के साथ, ये सब जुड़ा होता है। विकास की दिशा का नियम, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बोल दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना है आपको। ठीक है, एक है कैफा कॉर्डल और एक है प्रॉक्सिमी डिस्टल। इन दोनों को आपको याद रखना है। क्रम का विकास इसमें मतलब ये लंबवत सिर से पैर की ओर होता है और इसमें केंद्र से प्रारंभ होता है, फिर बाहर की ओर विकास होता है। जैसे यहाँ पे दो बच्चे, आपको कैसे याद रखना है, ये देखो इसके सर से बना हुआ है ना, इसके सर से ऐसे जा रहा है,
फिर इसके बाद ये बोलना चाह रहा है कि इसका जो डेवलपमेंट है वो सर से हो रहा है, उसके बाद पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहा है। आप समझ रहे हो। और यहाँ पर क्या है, ये सेंटर पे है, ये सेंटर पे है, उसके बाद सेंटर से स्टार्ट होके बाकी सारी जगह पे जा रहा है। तो हम इसको ऐसे याद रख लेंगे। देखो ये सेंटर पे है, तो ये आयरन मैन जैसा लग रहा है ना, आयरन मैन जैसा दिख रहा है ना ये। तो ये अपना बंदा है प्रो, ठीक है, ये अपना प्रो। तो प्रॉक्सिमल डिस्टल जो सेंट्रल से होकर जाता है, प्रॉक्सिमल डिस्टल, और ये प्रॉक्सिमल डिस्टल, और ये कैफा कॉर्टिकल जो हमारा सिर से शुरू होकर जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है और इसको कहीं नोट कर लेना है। अब हम पढ़ेंगे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे, ये इससे क्वेश्चंस आते हैं भर भर के। संरचनावाद, प्रथम मनोविज्ञान का संप्रदाय बोला जाता है इसे, फर्स्ट स्कूल ऑफ ये बोला जाता है। विलियम वुंट के सिस टिचनर ने इसकी शुरुआत की थी। इन्होंने क्या किया, इंट्रोस्पेक्शन किया चेतना का, कॉन्शियस माइंड का। उसके बाद खंडन क्यों हो गया, क्योंकि चेतना का स्वरूप सभी का अलग अलग होता है, सब अलग तरीके से सोचते हैं, सबकी थिंकिंग अलग है, तो ये कैसे उसको जस्टिफाई करता। अब हम पढ़ेंगे फंक्शनलिज्म, चेतना किस तरह कार्य करती है, आपका व्यवहार मन तथा वातावरण के साथ कैसे सामंजस्य एडजस्टमेंट करता है। इनके समर्थक याद रखने हैं आपको, जॉन डीवी, विलियम जेम्स, ये बड़े बड़े नाम हैं। ये इसको फंक्शनलिज्म को मानते हैं कि फंक्शनलिज्म को ही इतना इंपॉर्टेंट मानते हैं। बिहेवियरिज्म जो व्यवहार की बातें करते हैं, ठीक है, वाटसन के द्वारा की गई थी। ये कैसे करता है, अब इसके देखो, वाटसन है, BF स्किनर है, काफ़ी अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं, मन है, क्रो एंड क्रो हैं। ये किसको मानते हैं, ये मानते हैं बिहेवियर को, ये मानते हैं बिहेवियर को, किसका बिहेवियर कैसा है उसके अकॉर्डिंग। और ये हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, ये सिगमंड फ्राइड है। सिगमंड फ्राइड के बारे में तो आप जानते हैं, इन्होंने अलग अलग हमारी स्टेजेस बताई हैं, किस तरीके से बच्चा काम करता है, मतलब बचपन में वो बच्चा कैसा होता है, लड़के का आकर्षण अपनी माँ के प्रति और लड़की का आकर्षण अपने पिता के प्रति होता है, और बहुत सारी चीज़ें बताई है सिगमंड फ्राइड ने। तो ये साइकोएनालिसिस करते हैं, मनोविश्लेषण करके हमको बताते हैं। इसमें इन्होंने देखो ये बताया, पहला इनका हिप्नोसिस है, दूसरी है फ्री एसोसिएशन मेथड का यूज़ करके, तीसरा है ड्रीम इंटरप्रिटेशन करके, और इनकी एक बुक भी थी, ये देखो ये लिखा है ना, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम लिखी है। मानवतावाद पढ़ेंगे हम। ह्यूमैनिटिक्स में प्रतिपादक कॉल रोल्स और मैस्लो हैं, और गेस्टाल्ट मनोविज्ञान में पढ़ेंगे। इसमें देखो कोलर हैं, इसके सपोर्टर कौन है, कोलर हैं, और आप जानते हैं कोलर वही हैं जिन्होंने चिंपैंजीज पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो यहाँ मैंने कुछ चिंपैंजीज लगा दिए, हालांकि इनकी शक्ल मेरे दोस्तों से मिलती है, पर कोलर जी ने मेरे दोस्तों पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, मैं बता दूँ, उन पर किसी ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, वो खुद अपने मम्मी पापा के एक्सपेरिमेंट के नतीजे हैं। संज्ञानवाद, कॉग्निटिव, प्रतिपादक ब्रूनर और जॉर्ज मिलर मानसिक क्रिया का अध्ययन करते हैं। आप क्या सोचते हो, कैसे समझते हो, क्या याद करते हो, समस्या का समाधान कैसे करते हो, ये कॉग्निटिव है। इसके देखो ब्रूनर और जॉर्ज मिलर हैं इनके। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिविज्म, इसमें बच्चे सक्रिय खुद एक्टिव रहकर अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, याद रखना, खुद एक्टिव। इसको वाइगॉस्की और जीन पियाजे, ये दोनों, ये नाम बहुत आते हैं। ये किसको फॉलो करते हैं, ये फॉलो करते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म को। ये बोलते हैं बच्चा खुद सीखता है, आप नहीं सिखा रहे हो उसको, वो खुद सीख रहा है। आप बच्चे को नहीं सिखा रहे हो, वो खुद सीख रहा है, आप बस उसकी हेल्प कर रहे हो, आप उसको सही रास्ता दिखा रहे हो, वो उस रास्ते पे चलेगा और खुद अपने ज्ञान को बनाएगा, आप उसको कुछ नहीं सिखा रहे हो। तो ये वाइगॉस्की और पियाजे का है, याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, इसको प्रभावित करने वाले कारक। पहला है जैविक या वंशानुक्रम संबंधी, बायोलॉजिकल और हेरिडिटरी। इसमें आप देखिए शारीरिक संरचना, बॉडी कंस्ट्रक्शन, सुंदरता, आकर्षण और स्वास्थ्य, श्रेष्ठ भावों को जन्म देते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, मतलब हमारी बॉडी का डेवलपमेंट, ये सब कुछ ग्लैंड्स पे डिपेंड करता है, उनसे निकलने वाले हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। हमारे हार्मोन्स कैसे निकलेंगे, उससे बॉडी फंक्शन कैसे करेगी, बॉडी फंक्शन जैसे करेगी वैसे ही हमारी नॉलेज और डेवलपमेंट और हमारा जितना भी ओवरऑल डेवलपमेंट है वो उससे जुड़ा हुआ होता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट है थायराइड ग्लैंड, आप सभी को पता है थायराइड ग्लैंड यहाँ होती है, इधर गर्दन के इस हिस्से में। यहाँ है पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पे मैंने दोनों के फिगर मेंशन किए हुए हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में होती है। शरीर का स्राव अधिक होने पर व्यक्ति लंबा, देखो ये लिखा है ना, अगर इससे अधिक हार्मोन निकलता है तो व्यक्ति लंबा हो जाता है, शारीरिक रूप से तगड़ा हो जाता है, मेरे जैसा तगड़ा हो जाता है, आक्रमणकारी होता है, मैं नहीं हूँ। कम स्राव होने पर शरीर एवं यौन अंगों का सम्यक विकास नहीं हो पाता। अगर ये कम स्राव होता है तो शारीरिक भी नहीं डेवलपमेंट हो पाता, और आपके जो जेनेटिक्स होते हैं वो, सॉरी जेनेटिक बोल रहा हूँ, जेनिटल होते हैं, वो डेवलपमेंट नहीं हो पाता है उनका सही से। वातावरणीय कारक इसमें क्या है, भौगोलिक वातावरण, ठंडी जलवायु के साथ लोग सुंदर, बुद्धिमान, सक्रिय, प्रश्नमय होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट रीज़न है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि वो वेस्ट साइड के लोग इतने इंटेलिजेंट और ये सब ऐसे कैसे है, तो वो उसका एक इन्वायरमेंट फैक्टर भी डिपेंड करता है। और ये पारिवारिक वातावरण है, माता पिता का कठोर अनुशासन, किसके मम्मी पापा कैसे हैं, ये भी तो वो करता है। इनका पक्षपातपूर्ण होना चाहिए, हाँ वही है। तो ये वो अपने बच्चियों में, ये बच्ची है, और अपने बच्चों में ये अपना बच्चा है,
तो इनमें जो भेदभाव करते हैं उसकी वजह से माता पिता की अत्यधिक ममता, कोई कोई होता है बहुत लाड़ प्यार करता है अपने बच्चे से, वो उसको पढ़ने में ज़्यादा उनको वो नहीं कहता, फोर्स नहीं करता कि ठीक है पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया तो छोड़ो, कोई काम वाम भी मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊंचे आदर्शों का थोपना, ये भी एक बड़ी दिक्कत होती है। कुछ फैमिलीज़ में होती है कि नहीं नहीं बेटा आपको तो सिर्फ IAS बनना है, इससे नीचे तो आप देखो ही मत, सोचो ही मत, आप तो एस्ट्रोनॉट बन जाओ, है ना, नासा तो बन ही चुका है, आप एक काम करना नासा तो बन ही चुका है, आप झांसा बना दो, ठीक है। तो ऐसे उनके आदर्शों से भी बचना होता है, वरना डेवलपमेंट को ये काफ़ी प्रॉब्लम करता है। मनोवैज्ञानिक वातावरण, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, प्राथमिक आवश्यकताएं, पहले वो अपनी प्राथमिक आवश्यकताएं पूरा करेगा। जैसे कि कोई गरीब बच्चा है तो पहले तो वो अपने खाने पीने को सोचेगा ना, उसके बाद तो अपनी पढ़ाई को लेके सोचेगा या किसी भी डेवलपमेंट को लेके सोचेगा। तो पहले तो वो अपनी प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी करेगा। तो उसमें देखो बच्चे के लिए हम बात करते हैं, छोटे बच्चे के लिए तो उसको तो सबसे पहले प्रेम स्नेह और सहानुभूति चाहिए, यही नहीं मिल पाएगी तो वो तो इसी में अटका रहेगा, उसकी सोच कभी इससे ऊपर ही नहीं बढ़ पाती है। सामाजिक वातावरण भी प्रभावित करते हैं, सांस्कृतिक पर्यावरण भी प्रभावित करता है। अब हम विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे, ठीक है। शैशवावस्था, अच्छा इसको ना मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इन्फेंसी होती है 0 से 2 ईयर्स तक, 0 to 2 ईयर, ठीक है। अर्ली स्टेज होती है 3 to 6, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है 3 to 6 ईयर्स तक, ठीक है, 3 से 6 साल का जब बच्चा है। और लेटर चाइल्डहुड है 7 से 12 साल, याद रहेगा। एडोलसेंस 13 से 18, इसी को हम टीनेज बोलते हैं। एडोलसेंस को इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं टीनेज, सबसे इंपॉर्टेंट एज। और फिर प्यूबर्टी आ जाती है 18 के बाद, मतलब उनको मैच्योर मान लिया जाता है। 18+ को क्या बोलते हैं, मैच्योर बोलते हैं। यहाँ आप लगभग समझदार मान लिए जाते हो। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना होगा। सहस्रावस्था के नाम जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है, भावी जीवन की आधारशिला होता है। सुंदर जीवन की रेखना की अवस्था एक नाजुक अवस्था होती है, खतरनाक अवस्था होती है। उसमें क्या क्या आप करते हो, क्या क्या आपके विकासात्मक कार्य होते हैं वो देख लीजिए। रेंगना, खड़े होना, चलना, दौड़ना, कूदना, फेंकना आदि ये सब आते हैं। मुख्य कथन क्या है, अब मुख्य कथन भी आते हैं, कभी कभार एग्जाम्स पूछ लेते हैं कि आप इसमें की स्टेटमेंट बता दीजिए। गुड एंड एफ के अनुसार व्यक्ति जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा लगभग 3 साल की उम्र तक हो जाता है। वो बोलते हैं जितना भी उनका मानसिक विकास होना है ना 3 साल तक आधा हो चुका होता है। जॉन लॉक का याद रखना है, लॉक से इस वर्ड को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। टेबुलर रासा क्या है, टेबुलर रासा क्या है, उनकी मस्तिष्क की कोरी स्लेट होता है, मतलब बच्चे के दिमाग में कुछ भी नहीं होता, आप जो चाहो वो लिख दोगे और इसी को वो टेबुलर रासा बोलते हैं। आपको इस चीज़ को याद रखना है, ये एग्जाम्स में आता है, बहुत बार आया है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे अर्ली चाइल्डहुड जो 3 से 6, इसमें इसको याद रखना है, ये प्री स्कूल एज है, नर्सरी एज है, खिलौनों की एज है, इसको टॉय एज बोलते हैं। वो बच्चे की अवस्था नहीं है, आप समझो 0 से 2 साल तक हम नहीं मान रहे वो खिलौनों से खेलेगा, हम 3 से 6 साल में मानेंगे कि वो टॉय से खेलेगा। तो आपको याद रखना है ये टॉय एज है, ठीक है। और इसी को डर्टी एज भी बोलते हैं, इसमें बच्चे गंदे होते हैं, वो इसमें वो पॉटी वॉटी करते हैं, ठीक है, टॉयलेट वॉयलेट भी कर लेते हैं कपड़ों पे। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं, जीववाद, एनिज्म, हर चीज़ को सजीव समझता है, बोला ना, बॉक्स को कहेगा कि ये बॉक्स है, इसने मुझको मार दिया। बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ कि हम लोगों को ऐसे कभी मुझे चोट लग जाती तो मेरे अंकल ऐसे ज़मीन को मार देते, लो अब ठीक है अब खुश हो तो यही होता है जीववाद। हम हर चीज़ को जिंदा समझते हैं, हम सोचते हैं जैसे ज़मीन को थप्पड़ मारेगा तो उसको भी चोट लगेगी। और वो अहमवादी होता है, वो खुद तक सीमित रहता है, स्वनियंत्रित व्यवहार करता है, मतलब उसको सब कुछ अपने आप को करना होता है बच्चे को, कि बस उसको मिल जाए, बाकी सब छोड़ो। अक्षर लिखना, गिनती करना, बच्चा 3 साल का हो गया है, इतना सीख जाएगा। वस्तुओं को क्रम में रखना, लाइन में रखना सिखा देना चाहिए। हल्के भारी का पता हो जाता है, ये हल्की है भारी। अभी यहाँ पर इरेस्पिलिटी होती है, मतलब रिवर्स नहीं सोच सकता, सिर्फ एक ही साइड से सोचेगा कि अच्छा ऐसा होता है तो ऐसा हो जाएगा, वो रिवर्स नहीं सोचता है कि ऐसा है तो ऐसा भी हो जाएगा, ये नहीं सोचता है वो। जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है, क्रियोसिटी होती है, आपको समझना होगा 3 से 6 साल तक बच्चों के अंदर क्रियोसिटी है, वो सवाल पूछेंगे ही पूछेंगे। पेरेंट्स इस बात को नहीं समझते, छोटे बच्चे इसलिए पूछते हैं क्योंकि उस टाइम वो सीख रहे होते हैं, उनके नॉलेज, उनका डेवलपमेंट हो रहा होता है, वो जानबूझ के चाहते हैं कि उनको सब बताया जाए। अनुकरण, लर्निंग बाय इमिटेशन सीखते हैं। यहाँ याद रखना है 3 से 6 साल तक वो आपको इमिट करेंगे, आपके पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करते हैं, वो उसको देखेंगे, फोकस करेंगे। आप सुबह जल्दी नहीं उठते हो, बच्चा नहीं उठेगा, आप जल्दी उठते हो, वो भी उठने लगेगा, उसको वो हैबिट डेवलप करेगा आपको देख के। ऑर्डिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि ये भी हो जाती हैं, ये डेवलपमेंट में काम करते हैं। अब हम देखेंगे कि एडोलसेंस में क्या हो जाता है, लंबाई गर्ल्स की लगभग 90% तक बढ़ जाती है, बॉयज़ में 57 बढ़ती है 40 ईयर्स तक। इसलिए आप देखोगे जब 14 ईयर्स के लोग होते हैं, मतलब 10th या 11th क्लास में होती हैं, तो गर्ल्स कंपेरेटिवली लंबी होती हैं बॉयज़ से। पर फिर थोड़े टाइम के बाद हम देखते हैं कि बॉयज़ अपने आप गर्ल्स से लंबे हो जाते हैं, क्योंकि उनकी केवल 57% हाइट बढ़ी है, जबकि गर्ल्स की 90% बढ़ गई है। अब उनकी केवल 10% बढ़नी है, पर अभी भी आप देखो तो 43% के ऊपर इनकी हाइट अभी भी बढ़ेगी।
बालों में निखार आता है, वही दांतों का विकास 13 वर्ष तक, इतने दांत निकल आते हैं, इसके 4 दांत किशोर अवस्था में निकलते हैं। स्वस्थावस्था में ये संवेगात्मक विकास देख लीजिए, भय, क्रोध है, प्रेम, इसी के संवेग हैं। बाल्य अवस्था में क्या आता है, स्थायित्व ठहराव आना शुरू हो जाता है। चाइल्डहुड में समायोजन करना सीखने लगता है, समाज के साथ स्कूल जाएगा तो दोस्तों के साथ अपने आप रिलेशन करने लगेगा। किशोर अवस्था में एडोलसेंस में ना तो बालक है ना ही बड़ा, संवेगात्मक अस्थिरता है, एडोलसेंस में अस्थिर है। इस यहाँ पर उसके जो इमोशंस हैं, उसके जो इमोशन हैं वो कंट्रोल में नहीं हैं, बहते हैं। वो सोचता है ही इज़ इन लव, कोई उसे पसंद नहीं करता, ये भी सोचता है, डर भी रहता है कि बहुत पिटूंगा, सब कुछ रहता है, क्योंकि यहाँ पर वो नहीं है। देखिए अब चिंतित रहेगा, हेल्थ पे ध्यान देगा, रिस्पेक्ट के प्रति वो रहेगा, काम की प्रवृत्ति की घोर तीव्रता होगी, सेक्सुअल डिज़ायर होगी, बोला था ना। भाषा व्यवस्था, शस्त्रावस्था में पहले एक साल तक सब सीखता है, 9 से 11 महीने तक। बाल्यावस्था में भाषा का विकास होता है। किशोर अवस्था में भाषा स्पष्टता, सूचता वगैरह हो, शब्दों की जटिलता, उच्चारण में शुद्धता, ये सब आ जाती है। अनुवांशिकता एवं पर्यावरण का प्रभाव हम देखेंगे, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब देखिए, व्यक्ति को अपने माता पिता के शारीरिक व मानसिक गुण प्राप्त होते हैं, ये लिखा है ना, व्यक्ति को अपने माता पिता व इनके, अगर आपके मम्मी पापा इंटेलिजेंट हैं तो आप भी इंटेलिजेंट ही होंगे, तो आपका होने वाला बच्चा भी इंटेलिजेंट ही होगा, समझ रहे हो। और उनको शारीरिक गुण भी प्राप्त होते हैं, आपके मम्मी पापा की हाइट कैसी थी, वो कैसे थे, ये सब कुछ डिपेंड करता है। अब देखिए, गर्भधारण के समय 23 क्रोमोसोम से प्राणु के, मतलब 30 स्पर्म से 23 स्पर्म से मिलते हैं, 23 हमको ओवम से मिलते हैं, और ये मिलके फिर सेल्स में डिपेंड करते हैं। और क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं, सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और आरएनए होते हैं, सॉरी क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स पे डीएनए और आरएनए होते हैं। तो क्रोमोसोम्स ऐसे दिखते हैं, एक्स टाइप का, यही होते हैं। देखिए ये 23 बने हुए हैं ना, 1 2 3 4 5 ये XX और XY, XX ये फीमेल के अंदर होते हैं और XY होते हैं मेल के अंदर, इसी से बनता है XX और XY। यही डिसाइड करता है कि ये होने वाला बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा। इस पे मम्मी की डिपेंडेंसी कम होती है, फादर की डिपेंडेंसी ज़्यादा होती है, मतलब फादर पे ज़्यादा डिपेंड करता है होने वाला बच्चा क्या होगा। डिपेंड तो किसी पे नहीं करता, सेल इंडिविजुअली चुनती है कि वो होने वाला बच्चा क्या बनेगा, मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। ये देखिए, प्रत्येक क्रोमोसोम्स पर जीन्स मिलते हैं, उनमें आनुवंशिक गुण होते हैं। ये देखिए हमारा क्रोमोसोम है ना, उस पर ये डीएनए है, और ये एक स्लैब है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डीएनए एक, यहाँ से लेके यहाँ तक का डीएनए एक हमारा जीन है, ठीक है। ये हमारा एक जीन है, ये हमारा जीन है। इस पर हो सकता है ये लेंथ का जीन हो कि उसकी हाइट कितनी करनी है बच्चे की, और उसका वेट कितना होना चाहिए, वो दिखने में कैसा होना चाहिए, उसके बाल कैसे होने चाहिए, आँखें कैसी होनी चाहिए, तो ये इस पर लिखा हुआ होता है। अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी। आनुवांशिक जेनेटिक्स ग्रीक भाषा के शब्द जैन से बना है, जिसका अर्थ होता है वृद्धि करना, ठीक है। इसका प्रथम प्रयोग किया था विलियम बेटसन ने। आनुवांशिकी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? आनुवांशिकी जनक किसको बोला जाता है? ऑस्ट्रिया के पादरी ग्रेगर जॉन मेंडल। आपको पता है ना ये ग्रेगर जॉन मेंडल कौन है? वही जो मटर्स पे एक्सपेरिमेंट करते थे, मटर पे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। एक्चुअली ये एक छोटे से चर्च में रहते थे। मैं आपको बैक स्टोरी बता दूं, वहाँ पर इन्होंने, इनका एक छोटा सा बगीचा था, वहाँ पे इन्होंने अलग अलग टाइप की मटर को उगाया और उनको क्रॉस करके देखा, उनका पॉलिनाइजेशन करके देखा, और फिर उसको उन्होंने बताया कि कैसे हमको हेरिडिटी में ये गुण आते हैं। वंशानुक्रम के नियम, ये भी अब इम्पोर्टेंट रहेगा, इसमें कुछ जो भी मैं बोलूँ आपको। एक बीजकोष की निरंतरता का नियम है, जिसके प्रतिपादक बीजमैन है, बीजमैन, ठीक है। बालक को जन्म देने वाला बीजकोष कभी नष्ट नहीं होता। जो बालक अपने माता पिता से मिलता है वह अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। इन्होंने इसको कहा कि जो बालक को पहले अपनी पीढ़ी से मिलेगा वो आगे उसको बढ़ाता जाएगा। हम जहाँ इसकी आलोचना करते हैं, समानता का नियम, ये सोरेनसन ने दिया। समानता का नियम, जैसा बालक है, जैसे माता पिता वैसा बालक, यह नियम भी अपूर्ण है, ये भी कंप्लीट नहीं है कि हो सकता है किसी के माता पिता अंधे हों पर होने वाला बच्चा भी अंधा होगा, ये तो नहीं होता कहीं से। व्यक्तिगत भिन्नता का नियम, इसमें मिलता है कि दो विशेषताओं में से किसी एक विशेषता की उत्पत्ति नवोत्पत्ति होती है। जैसे गेहूँ बच्चा, मतलब आपका एक मदर जो है वो मदर है, ये आपके फादर हैं, ठीक है, ये आपके फादर हैं, ये आपकी मदर है। अब इनका कोई बच्चा होता है, हमारी मदर जो थी वो फेयर थी और फादर जो थे वो डार्क थे। वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं। तो इनका जो होने वाला बच्चा होगा ना, ये हमारा बच्चा है। ये ज़रूरी नहीं है वैसा हो, ये हो सकता है आपका मिडिल हो, मतलब ना ये गोरा हो ना ये काला हो, डिपेंड करता है। लॉ ऑफ रेग्रेशन, ये सोरेनसन ने दिया था। बालक में माता पिता के बिल्कुल विपरीत गुण पाए जाते हैं, ये भी गलत है। प्रकृति का नियम,
विशिष्ट के बजाय सामान्य होकर एक ही स्तर पर रखने का प्रयास करती है। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, माता पिता द्वारा अर्जित गुण संतान को प्राप्त होते हैं। लेमार्क ने इसको जिराफ का एग्जाम्पल दिया था, याद है ना आपको, कि एक जिराफ है, वो पहुंच नहीं पाता है टहनी तक, फिर वो धीरे धीरे करके अपनी गर्दन ऊपर करता है और ऐसे पत्तों को खाना शुरू कर देता है जिराफ। तो फिर धीरे धीरे देखते हैं कि एक टाइम बढ़ने के साथ जिराफ की गर्दन अपने आप लंबी हो जाती है। लेमार्क ने एग्जाम्पल दे के बताया था। मैकडूगल ने इसका रिवर्स करके दिखाया था कि देखो भाई, एक बिना पूंछ का चूहा है, बिना पूंछ का चूहा नहीं था, बेसिकली वो क्या करता था, हर चूहे की पूंछ काट देता था, फादर और मदर दोनों की पूंछ काट देता था। और उसने एक लंबे प्रोसेस तक, मतलब एक लंबी प्रोसेस की जिसमें वो फादर और मदर दोनों की टेल को कट कर दे रहा था। और वो ये देख रहा था कि देखो इन्होंने जो बोला है ना लेमार्क जी ने कि जो माता पिता के अर्जित गुण है वो संतान को मिल जाएंगे, तो उसने कहा एक बहुत लंबे टाइम तक अगर इनकी पूंछ नहीं है तो ये पूंछ का तो यूज़ करेंगे नहीं, तो वो गुण अपने आप उसमें खत्म हो जाना चाहिए। पर फिर भी बच्चे जो हो रहे थे उनमें पूंछ हो रही थी और वो उसका यूज़ भी कर रहे थे, तो इन्होंने इसका खंडन कर दिया। अब हम देखेंगे बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव। मूल शक्तियों पर प्रभाव ये किसने दिया था, इफेक्ट ऑन कोर फोर्सेस, ये दिया था हमारा थॉर्नडाइक ने। शारीरिक लक्षण पर प्रभाव कार्ल पियर्सन। प्रजाति की विशेषता पर प्रभाव किलनबर्ग। व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव कैटल। चरित्र पर प्रभाव है कैटल का। महानता पर प्रभाव है डगडेल का। बुद्धि पर प्रभाव है गॉल्टन और गोडार्ड का। वातावरण, अब हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट को। इन्वायरमेंट क्या होता है, जीन्स को छोड़कर। वातावरण के तात्पर्य उन सभी चीज़ों से जो व्यक्ति को उज्जित करे और परिभाषित करे। जीन्स को छोड़कर जो भी आपके आसपास सब है उसको हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। और ये हमारी कुछ फेमस डेफिनेशंस हैं, इनको देख लेते हैं। बोरिंग लैंगफील्ड क्या बोलते हैं, व्यक्ति के वातावरण के अंतर्गत उन सभी उत्तेजनाओं का योग आता है जिन्हें वह जन्म से मृत्यु तक ग्रहण करता है। वुडवर्थ के अनुसार अनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल ही व्यक्ति का विकास है। ये क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट इक्वल टू होता है हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। ये बोलते हैं, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ आपको, ये बोलते हैं जो डेवलपमेंट होता है वो होता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। विकास बराबर है अनुवांशिकता और वातावरण के आपसी जुड़ा है, ठीक है। ये देखिए शारीरिक अंतर का प्रभाव फ्रेंच जोन्स के अनुसार, इनकी डेफिनेशंस आप देख लेंगे, आती है कभी कभी, आप इनको देख सकते हैं। मानसिक विकास पर प्रभाव, इसके विचारक गोर्डन ने प्रजाति की विशेषता पर प्रभाव। उन्होंने बताया कि अमेरिका के कुछ गोरे लोग अमेरिका के गोरे लोग और निग्रो लोग, ये मेरा एडिटर कौन है, बड़ा गंदा एडिटर है मेरा, मैं सच बता रहा हूँ। ये इस इमेज को यूज़ करने का क्या मतलब है कि ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका ये है, ये तो थर्ड कॉपी है। ये क्या साबित करना चाहते हो भाई तुम, ऐसे मत करो यार, ऐसे मत करो, गलत बात। बुद्धि पर प्रभाव, इसके मुख्य विचारक कैंडोल है। व्यक्तित्व पर प्रभाव, इसके मुख्य विचारक कुले हैं, साइमन व कुले। आपको याद है साइमन कुले टेस्ट IQ का। सामाजिकरण सोशलाइजेशन, प्राथमिक क्रियाएं गौण क्रियाएं देखेंगे। प्राथमिक क्रिया में क्या आता है, हमारा परिवार आता है, समाज का लघु रूप होता है परिवार, फैमिली, मतलब बच्चा वहीं से सीखता है समाज कैसे होता है, पड़ोस आता है, नेबर आता है। और इसके बाद हम देखेंगे गौण प्रक्रिया सेकेंडरी स्टेज में क्या आता है, स्कूल आता है, दोस्त आते हैं, मीडिया आती है। मीडिया मतलब ये जो सोशल मीडिया होती है। ये देखिए सक्रिय तत्व और निष्क्रिय तत्व पढ़ेंगे। एक्टिव एजेंट्स क्या होते हैं, बालक पर सीधा प्रभाव डालते हैं, बालक पर सीधा प्रभाव नहीं डालते। ये सीधे तौर पर जुड़े होते हैं, सीधे तौर पर नहीं जुड़े होते। लोगों को संवाद सीधा पसंद, आपसी बातचीत से होता है, इसमें सीधा संवाद नहीं होता। सामाजिकरण की प्रक्रिया, बच्चा जन्म लेता है तो नवा सामाजिक होता है ना असामाजिक, धीरे धीरे समाज के संपर्क में आता है, वैसे वैसे उसमें सामाजिक या असामाजिक गुण विकसित होने लगते हैं। सामाजिक की प्राथमिक क्रियाएं, सुझाव, पालन पोषण की विधियां, अनुकरण, गौण प्रक्रियाएं होती हैं, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और तदात्मीकरण, आइडेंटिफिकेशंस। सामाजिकरण की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन, बच्चे के सामाजिकरण में शिक्षा का योगदान। सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाती है। याद रखना, सोशलाइजेशन ही हमको सोशल बनाती है, इसके अभाव में व्यक्ति सामाजिक प्राणी नहीं बन सकता। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाओगे तो आप सोशल हो जाओगे। सोशल रहने के लिए आपको सोसाइटी में रहना पड़ेगा, लोगों के बीच रहना पड़ेगा। बच्चों में सामाजिकरण में शिक्षा, अध्यापक का विशेष योगदान है। व्यक्तित्व का विकास, अधिकारों तथा कर्तव्यों का ज्ञान, संस्कृति का ज्ञान, नियमों का पालन, विभिन्न लोगों से संपर्क, समायोजन, ये अभी आपको सारे पढ़ने हैं हमारे सोशलाइजेशन के अंदर। और मुझे पता है आप लोगों की हालत कुछ ऐसी हो चुकी है अभी तक आंखें आपकी लाल हो चुकी है वीडियो देख देख के। ओ मुझे नहीं पता ये कैसा एक्सप्रेशन दे रहे हो, और ओ शिट, बहुत बुरी हालत है गाइस आप लोगों की। पर आप लोग मुझसे, एग्ज़ाम का टाइम है, प्लीज़ थोड़ा सा फोकस करिए और सिर्फ एक चीज़ बोलिए आप मुझसे, सह लेंगे थोड़ा, क्या हो गया, सह लेंगे ओके। आपको अगर पानी वानी पीना है तो वीडियो को यहाँ पे रोकिए, आराम से पी जाइए, फिर वीडियो को चालू कर लीजिएगा। मैं तो कंटिन्यू रखता हूँ उस चीज़ को, ठीक है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, इसके इनको दिया था एरिक्सन जी ने। एरिक्सन एक नव
फ्राइडवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। उन्होंने फ्राइड की भांति कामुकता को महत्व नहीं दिया। फ्राइड कामुकता को बोलते हैं कि बच्चा ये करेगा, अपने जेनिटल्स के साथ खेलेगा और उनसे वो करेगा, पर ये नहीं मानते। इनकी फेमस बुक थी चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, एक सामाजिक प्राणी भी होता है। इन्होंने ये बताया मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं। एरिक्सन ने अपने व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत में मनोविकास की कुल 8 सिद्धांत बताई हैं, मतलब 8 स्टेजेस बताई हैं। आप 8 स्टेजेस को याद नहीं करना है आपको, बस एक बार उसको देख लीजिए। 0 से 1 वर्ष तक विश्वास अविश्वास होता है, 1 से 3 तक स्वतंत्र व संदेह होता है, लज्जा होती है, 3 से 6 तक आत्मबल व अपराध भाव होता है, 6 से 12 तक परिश्रम और हीनता होती है, 12 से 19 साल तक पहचान और ये होती है, 20 से 25 साल तक आप देखेंगे कि घनिष्ठता और अलगाव होता है, 26 से 55 तक उत्पादकता और निष्क्रियता होती है, 55 से ऊपर ईमानदारी और निराशा आने लगती है। अब यहाँ से सब कुछ इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है, हर थ्योरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भर भर के आते हैं, हर थ्योरी इंपॉर्टेंट है। आपको सारी थ्योरीज़ को जो भी मैं बोल रहा हूँ आपको वो सब कुछ बड़े ध्यान से सुनना है। इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, इसको यूरी ब्रॉनफेल्ड ने दिया था। उन्होंने हमको 4 सिस्टम्स बताए थे, 5 बताए थे सॉरी। एक है हमारा माइक्रो सिस्टम, एक है हमारा मीजो सिस्टम, एक है एक्सो सिस्टम और एक है मैक्रो सिस्टम और एक आता है क्रोनो सिस्टम। ठीक है, ये सभी सारे सिस्टम्स हो गए। हम एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में क्या है। लघु सिस्टम क्या है? सामाजिक वातावरण, जहाँ फैमिली आती है, पीयर्स आते हैं, सगे साथी आते हैं, स्कूल आता है, नेबरहुड आता है, ये हमारा माइक्रो होता है। मीज़ो क्या होता है? इसमें पास पड़ोस आता है, स्कूल के आपसी संबंध होते हैं, स्कूल्स आते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? माता पिता का कार्यस्थल आएगा, इसमें धार्मिक संस्थान कल्याण केंद्र आएंगे। एक्सो में, मैक्रो में क्या आएगा? बड़ा सामाजिक प्रथा आएगी, सांस्कृतिक मूल्य आएंगे, संसाधन आएंगे, सम्मिलित प्रभाव आएगा। और फिर आता है क्रोनो, सामाजिक आर्थिक और ऐतिहासिक अवस्थाएं, इसको ऐसे याद रखिए। माइक्रो, यहाँ बच्चा खुद से, अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से सीख रहा है। मीज़ो, यहाँ वो स्कूल वगैरह में सीख रहा है, स्कूल में अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में रह के। एक्सो, वो अपने मम्मी पापा के जो वर्किंग एरियाज़ हैं वहाँ पे जाके सीख रहा है। मैक्रो, इसमें बड़े सामाजिक स्तर पे आएगा, जैसे फेस्टिवल्स हो गए या ये कुछ आ गया, तो वो मैक्रो सिस्टम्स में आते हैं। क्रोनो, ये सबसे बड़ा लेवल है जहाँ बच्चा कंप्लीटली डेवलपमेंट कर चुका होता है, उसको सामाजिक आर्थिक और सामाजिक लक्षणों से प्रभाव होता है। नैतिक विकास का सिद्धांत समझेंगे हम, थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ये आपको याद रखना है। प्री कन्वेंशनल एज 4 to 10 ईयर, ये आज्ञादंड की अवस्था है। कन्वेंशनल एज 10 to 13 ईयर, सामाजिक लड़का, नैतिक अच्छा लड़का अच्छी लड़की की एज है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है। अच्छा लड़का और अच्छा लड़की बनना चाहता है किस कन्वेंशनल एज में? 10 से 13 साल तक। यहाँ बच्चे को आप बोल दो कि आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, तो वो सारे काम करके दे देगा आपको, सारे काम करके दे देगा लिटरली। आपको बस ये बोलना है, वो मोरालिटी चाहता है, वो चाहता है सब उसकी तारीफ़ करें। तो इस कन्वेंशनल एज में आप आ जाओ, 10 से 13 ईयर की एज में, उसको आप अच्छा लड़का अच्छा लड़की बोलते रहो, काम करता रहेगा। पोस्ट कन्वेंशनल 13 के बाद आती है, ये समझौती की अवस्था होती है। समझौती के मतलब वो पहले तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनेगी, यहाँ उसको बदले में कुछ चाहिए, मैं ऐसा करूँगा तुम ऐसा करो, एक डील साइन करते हैं। ठीक है, तो ये होती है पोस्ट कन्वेंशनल। अब आते हैं हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पर। ये इसके जीन पियाजे ने दिया था, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आता है, मैं फिर से लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, आपको सबको ये याद रखना है। सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2, सेंसरी मोटर मतलब इसका मतलब है दिमाग से अपने हाथ पैरों को चलाना। तो ये हमारी 0 से 2 मतलब जन्म से लेके 2 साल तक माना जाता है। अगर वस्तु सामने हो फिर भी बच्चा जानता है कि वस्तु का अस्तित्व है, सामने है तो जानता है उसका अस्तित्व है। अगर उसको छिपा ली जाएगी तो उसको नहीं पता कि ऐसा है, समझ रहे हो। इसमें रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, जैसे अंगूठा चूसना, रोना, हंसना, खेलना। अब आते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज पे, जिसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। ये 2 से 7 साल तक होती है। इसमें इसके भी 2 पार्ट है, एक प्री कॉन्सेप्चुअल है और एक इंट्रोस्पेक्टिव पीरियड है। ये 2 से 4 है और ये 4 से 7 साल है, मतलब 2 से 4 साल तक वो ये करता है। इसमें एनिज्म होता है, आत्मक्रियता होती है, हर वस्तु मेरे इर्द गिर्द घूमती है। ऐसे आपने भी किया होगा बचपन में कि आप चलते हो तो आपके साथ साथ चांद चलता है ना। ऐसे लगता है ना कि हम लोग जा रहे हैं तो चांद भी हमारे साथ साथ पीछे पीछे जा रहा है। पर वही तो है ईगोसेंट्रिक होना, कि हम सोचते हैं हम चल रहे हैं तो चांद हमारे साथ चल रहा है, यही तो ईगोसेंट्रिक है। अंतर्दृष्टि, इसमें जोड़ घटाना गुणा भाव करना सीखता है 4 से 7 साल की उम्र में। ठीक है, इसमें अनुक्रमणिकता होती है, रिवर्सिबल होने लगता है, मतलब 2 into 4 8 होता है, पर 4 into 2 भी 8 हो सकता है। ये होता है रिवर्सिबल, कि आप रिवर्सिबल सोच सकते हो या नहीं सोच सकते। आप केवल 2 into 4 को 8 बोलते हो, 3 into 2 को आप 6 बोलते हो, 3 2 जा 6 बोलते हो, पर आप 2 3 जा 6 नहीं बता पा रहे हो। तो ये होता है जो इरिवर्सिबिलिटी होती है, अभी वो नहीं सीख सकता। अंतर्दृष्टि चिंतन, इंट्यूटिव थिंकिंग होती है, सिस्टमिक लॉजिक नहीं होता। इसके बाद हम पढ़ते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 12 साल की उम्र में आती है। इसमें संरक्षण होता है, वस्तु को पूरा पार्ट देने पर भी वस्तु बड़ी रहती है। मतलब जैसे कि आप बोलते हो ना, वो वाले सवाल जो आते हैं कि एक चीज़ को पिघलाकर छोटी छोटी 4 चीज़ें बना दी, तो उसमें आपको याद रखना होता है कि इसका वॉल्यूम इक्वल होता है, कि इसको अगर आपने बांट भी दिया तो इन दोनों का वॉल्यूम जो होगा वो कैसा होगा? इक्वल होगा। क्लासिफिकेशन, छोटे से बड़े के क्रम में रखना,
सवाल आते हैं ना ऐसे, आपने देखा है ऐसे, तो उनको भी इसी तरीके से एडजस्ट करके रखा है कि बच्चों के डेवलपमेंट के साथ साथ वो भी बढ़ते हैं। अब मैथ में देखते हो ना क्लासिफिकेशन आता है कि इसमें से बताओ कौन सा फैक्टर छोटा है या बड़ा है, ऐसे आता है ना। आपने ये सवाल देखे होंगे 5/12 और 3/18, इसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, आता है ना, क्लासिफिकेशन आता है। पलटा भी गुणा आ जाता है, इसमें रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, जैसे बोला था 2 से 4 तो 4 2 × 2 भी समझ जाता है कि ये दोनों इक्वल होते हैं। इसमें लॉजिकल और लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है। 12 से 15 एज, इसमें ये कल्पना शक्ति, इसमें वो इमेजिनेशन करने लगता है 12 से 15 तक, ऑब्जर्वेशन करने लगता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त संक्रियाएं भी करने लगता है, मतलब दिमाग में ऐसे सोचने लगता है कि अच्छा ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा। आंखें बंद करके करते हैं ना, मैथ को करने का सीखने का सबसे आसान तरीका होता है आप अपने ब्रेन में सोचो, आंखें बंद कर लो, सोचो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो रहा है, वैसे हो रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी सीख पाओगे। स्कीमा अगेन इम्पॉर्टेंट, स्कीमा बड़ा इंपॉर्टेंट है। वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान ही स्कीमा है, मतलब कंप्लीट नॉलेज को ही हम स्कीमा बोलते हैं। कंप्लीट नॉलेज को हम क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। आपको ये याद रखना है, कंप्लीट नॉलेज ही स्कीमा है, ठीक है। आता है स्कीमा, कई बार आया है। अब हम पढ़ेंगे कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी, ये हमको वाइगोस्की ने दी थी, वो जीन प्याजे ने, ये वाइगोस्की ने। अब आप इसमें देखो ZPD MKO स्कैफोल्डिंग क्या होती है, इसको हम ढांचा या मचान बोलते हैं, जो हेल्प करता है स्कैफोल्डिंग, ये टेम्परेरी हेल्प होती है स्कैफोल्डिंग। MKO जो होता है मोर नॉलेजेबल अदर, MKO आता है मोर नॉलेजेबल अदर। ये क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, कई बार आया है। अब देखो पहले बच्चा सोचेगा व्हाट आई कैन डू, आपको क्या करना है, पहले सोचना है व्हाट आई कैन डू, मैं क्या कर सकता हूँ। फिर आपको सोचना है व्हाट आई कैन डू विथ हेल्प, मैं किसी और की हेल्प लेके क्या कर सकता हूँ। एंड व्हाई आई कांट डू, मैं क्या नहीं कर सकता। तो यही काम होता है इसका। ये जो है ना हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र, यही होता है संभावित विकास का क्षेत्र, ये वाला, ये संभावित विकास का क्षेत्र है। यहाँ आपको पता है आप क्या कर सकते हो, यहाँ आपको नहीं पता है आप क्या कर सकते हो, पर यहाँ संभावना है कि अगर आपकी कोई मदद कर दे तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा होता है ना, बच्चा सोचता है कि यार बस शुरू का बता दो यार, बस शुरू का बता दो, बस शुरू के 2 वर्ड बता दो यार, फिर मैं कर लूँगा। वही होता है जोन ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वही होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जहाँ बच्चा सोचता है कि वो हेल्प के साथ क्या कर सकता है। आपको बस उसकी थोड़ी सी हेल्प कर देनी है और वो आगे कर लेगा। नेक्स्ट टॉपिक इंटेलिजेंट, हमको फ्रांसिस गाल्टन ने बताया था सबसे पहले, बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने अपनी बुक हेरिडिटी जीनियस में। अल्फ्रेड बिने, साइमन बिने वो किया था, इन्होंने हमको IQ का वो फार्मूला दिया था, मैं लिख देता हूँ। IQ इक्वल टू होता है MA/CA। कि MA और CA होता क्या है, देखिए आपकी जो CA है, मान लीजिए किसी बच्चे की CA है 8 साल, ठीक है, और हम मानते हैं कि 3 साल में वो स्कूल गया होगा, तो 8 ईयर्स तक वो लगभग 4 या 5 क्लास में होना चाहिए। अब अगर वो बच्चा 5 क्लास में है और पर वो सवाल सॉल्व कर रहा है 7 क्लास के, वो खुद 5th क्लास में है बट वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा है 7th क्लास की, तो उसकी जो मेंटल एज है वो किसकी मानी जाएगी, 7th क्लास की, और जो उसकी रियल एज है मतलब जो है वो है 5 क्लास की। मतलब 8 साल है और यहाँ पर हम इसको 2 साल ऐड करके 9 साल रखेंगे, तो ये आ जाएगी IQ आ जाए उसका 9/8 करके, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग इससे निकल आएगा। और ये देखिए इसके बाद इसको टर्मन ने बाद में चेंज कर दिया था, उन्होंने बोला था × 100 भी करना चाहिए इसमें। IQ इक्वल टू होता है मेंटल एज अपॉन करेंट एज × 100, उन्होंने ये फार्मूला दिया था, इसको टर्मन ने बाद में चेंज कर दिया था 1916। परिभाषा ये देख लीजिए रॉस की, नवीन परिस्थितियों के से चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है, नवीन परिस्थितियों को झेलने की मानसिकता की नम्यता, बर्ट ये सब बताया था। बुद्धि की मुख्य विशेषताएं, बुद्धि जन्मजात शक्ति है, वंशानुक्रम से प्राप्त होती है, वृद्धि वंशानुक्रम के वातावरण से प्रभावित होती है, बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था मध्यकाल तक होता है। आपको सब पढ़ लेना है, बुद्धि किसी व्यक्ति की जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, ठीक है। बुद्धि के प्रकार ये आता है, ये इंपॉर्टेंट है, आता है बुद्धि के प्रकार आते हैं भाई, गैरेट और थॉर्नडाइक। मूर्त बुद्धि क्या होती है, इसे गत्यात्मक यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं, यंत्र और मशीनों से होता है। अमूर्त बुद्धि क्या होती है, गणित को, अमूर्त बोला था एब्स्ट्रैक्ट, आपको दिमाग में सोचना है, जब आप सोचेंगे तो आप गणित के सूत्रों को हेल्प कर पाएंगे, साहित्यिक रचनाओं को कर पाएंगे। आप रचना कैसे कर पाएंगे अगर आप सोचेंगे ही नहीं, आप स्टोरी में डूबिए ना, पहले आप खुद उसको कैरेक्टर को समझिए और उस कैरेक्टर को सोचिए, वो ये करता है वो करता है, तो आपको सोचना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करनी पड़ेगी। इसमें आप डॉक्टर, दार्शनिक, चित्रकार कुछ भी बनते हैं। सामाजिक ये सोशल होती है, इसमें सफलतापूर्वक जीवन निर्वाह कैसे करता है, इस बुद्धि को व्यक्ति, मंत्री, व्यवसायी, कूटनीतिक बनते हैं, ठीक है। बुद्धि के सिद्धांत ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं, ये सब ने दिए थे। एक तत्व सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दी है, बिनी टर्मन वेस्टर्न ने दी है। और फिर आती है 2 फैक्टर थ्योरी, जिसको स्पीयरमैन ने दिया था। ये बोलते हैं एक G फैक्टर होता है, एक F फैक्टर होता है, एक G फैक्टर होता है, एक S फैक्टर होता है। G फैक्टर होता है जनरल इंटेलिजेंट का, और रुको मैं इसको अच्छे से बना देता हूँ।
एक हमारा है जी फैक्टर, एक हमारा है जी फैक्टर जो कि जनरल फैक्टर है, और एक हमारा है एस फैक्टर। ठीक है, ये हमारा जी फैक्टर हो गया। ये हमारा जी फैक्टर है। ठीक है, और हम एक और बना दे रहे हैं लोगों के लिए। ये हमारा हो गया एस फैक्टर। ये स्पेशल फैक्टर है जो किसी व्यक्ति में स्पेशल आता है। ये जनरल है, ये सब में होता है। ठीक है, सामान्य योग्यता ये जन्मजात होती है, प्रत्येक व्यक्ति में होता है। जी फैक्टर अभी बोला था ना। विशिष्ट योग्यता ये अर्जित की जाती है, अलग अलग मात्रा में हो सकती है। और ये हमारे है ट्री फैक्टर थ्योरी। जी के अलावा एक ग्रुप फैक्टर भी होता है। यह बहुतत्व सिद्धांत है, मल्टी फैक्टर थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी थी। समूह कारक सिद्धांत है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी ये थ्रस्टन ने दी थी 1938 में। ये 7 प्रकार की योग्यताएं बताई थी। थॉमसन ने ये दी थी। पुरानी योग्यताओं को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए छोड़िए। ठीक है, सिंपल थ्योरी दी थी थॉमसन ने। पुरानी योग्यताओं का थोड़ा हिस्सा लेकर एक नया हिस्सा बना लेना। हम पढ़ेंगे ये 3D मॉडल दिया था। किसने दिया था? गिलफोर्ड ने दिया था। इसमें प्रक्रिया, संचालन, ऑपरेशन 6 स्टेज बताए थे। कंटेंट बताया था 5 और प्रोडक्ट बताए थे 6। तो टोटल 180 फैक्टर बता दिए थे उन्होंने। देखिए, ऑपरेशन के 6 फैक्टर हैं, और इसके बाद हमारे कंटेंट के 5 फैक्टर हैं, और इसके बाद ये हमारे प्रोडक्ट के 6 फैक्टर हैं। मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी थॉर्नडाइक ने। ठीक है, गार्डन में ये देखना है हार्वर्ड गार्डन में बहुत से फूल खिले हैं। तो बहुबुद्धि यहाँ से लिखा है ना, बहुबुद्धि, तो बहुत से फूल से याद रखना है आपको, और गार्डन से याद रखना है। हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। किसने दिया है इसको? गार्डनर ने दिया है। और मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है। अब ये भी याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये आता है भाषाई बुद्धि से आप कभी शिक्षक, प्रवक्ताकार बनेंगे। सांगीतिक बुद्धि से आप बनेंगे वादक संगीतकार। स्थानिक बुद्धि से बनेंगे मूर्तिक, चित्रकार, इंजीनियर, सर्वेक्षक। शारीरिक गतिक बुद्धि से बनेंगे आप एथलीट। शारीरिक गतिक दिखा है बॉडी काइनेस्टिक्स, तो आप बनेंगे एथलीट, डांसर, पायलट, सर्जन। और इंटरपर्सनल, ये इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं। इंटरपर्सनल से याद रखना है, दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। इंटर से दूसरों, इंट्रा से खुद की, इंट्रा खुद, इंटर दूसरा, इंटरपर्सनल दूसरे को, इंट्रा खुद को। ठीक है, प्रकृतिवादी बुद्धि से आप किसान या जैविक वैज्ञानिक बनेंगे। अस्तित्ववादी बुद्धि से दार्शनिक चिंतक बनेंगे। पदानुक्रमिक हेरकल थ्योरी से बर्ड एवं बर्नर ने दी थी। जी फैक्टर सबसे ऊपर होता है, एस फैक्टर नीचे रहता है। कैटल ने दी थी, इसने 16 सत्य बताए थे। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग ट्राइचिक थ्योरी बुक बियॉन्ड IQ 3D गिलफोर्ड ने दी थी। अभी आपको बताया वही, मानसिक आयु 3x100। शाब्दिक एवं व्यक्तिगत परीक्षण देख लीजिएगा। भारत में ये 1916 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में टर्मन और बेने ने ये टेस्ट किया, और फिर उसको रिवाइज़ किया, और प्रश्नों की संख्या 90 हो गई। पहले कम प्रश्न थे। भारत में 1922 में, ये 16 में कर रहे हैं, यहाँ 1922 में लाहौर में प्रिंसिपल SC राइस जी ने साइमन बुद्धि परीक्षण के आधार पर हिंदुस्तानी बिने स्केल बनाया था। ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया था। भाषा व विचार, जैविक कारक भाषा को प्रभावित, भाषा व विचार को देखिए, जब लैंग्वेज आते हैं फिर थॉट आते हैं। पहले वो बच्चा सीखता है भाषा को बोलना, फिर वो उसमें विचार करना सीखता है। जैविक कारक बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं? जब बालक जन्म लेता है तो हस्तकुश मानसिक क्षमता था, बोलने की क्षमता पर प्रकाश डालता है। सामाजिकरण, बालक जिस तरह से समाज में रहेगा उसके अंदर वैसे ही भाषा विचार होगा। शैक्षिक कारक, बालक जिस भी भाषा के बैकग्राउंड में रहता है उसी भाषा को अर्जित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, दूसरी भाषा को अर्जित करने में। ये भी आता है कि पहली भाषा दूसरी भाषा को हमेशा हेल्प नहीं करती, जैसे हिंदी इंग्लिश को सीखने में हेल्प नहीं करती है। जीन पियाजे और वाइगोस्की, इनमें अलग अलग, इन दोनों, ये इनमें बहुत मतलब लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि जीन पियाजे क्या कहते हैं, वाइगोस्की क्या कहते हैं। तो यहाँ पर एक आपको वो दे दिया है मैंने। जीन पियाजे बुक उन्होंने लिखी थी, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चिल्ड्रन। वो बोलते हैं पहले विचार आते हैं फिर भाषा आती है। वो बोलते हैं बच्चा मतलब सोचना पहले शुरू कर देता है और उसके बाद बोलना शुरू करता है, भाषा उसके बाद में आती है। स्वयं से बात करने लगता है, ईगो सेंट्रिक होता है। ठीक है, वाइगोस्की अपनी सोशल कल्चरल थ्योरी में क्या बोलते हैं? थॉट एंड लैंग्वेज। इन्होंने लिखी है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड, जीन पियाजे ने। वाइगोस्की ने लिखी है थॉट एंड लैंग्वेज। पहले भाषा की सामाजिक, फिर विचार आएगा। 2 साल तक भाषा विचार साथ होते हैं, पहले भाषा आती है फिर विचार आता है। ये बोलते हैं पहले विचार आते हैं फिर भाषा आती है, पियाजे बोलते हैं। वाइगोस्की बोलते हैं पहले भाषा आती है फिर विचार आता है। वाइगोस्की बोलता है पहले भाषा आती है फिर विचार आता है। जीन पियाजे बोलता है पहले विचार आ जाती है फिर भाषा आती है। याद रखना है। निज वार्ता भी करता है, प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। सामाजिक वार्ता 0 से 2, 3 से 6 साल तक बालक स्वयं को निर्देशित करता है कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, है ना। मौन वार्ता 7 के बाद फिर वो अपने मन में सोचने लगता है। नॉम चॉम्स्की, ये इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन एक सबकॉन्शियस घटना है। बालक में लैड जन्मजात होता है।
भाषा में पुनर्वलन को, स्किनर हमेशा पुनर्वलन को, रीइंफोर्समेंट को बोलते हैं। जैसे बच्चा नकल करके सीखता है, शाबाशी और डांट दो आप उसको तो उसको नॉलेज डेवलपमेंट पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। लो वर्ग भाषा का सापेक्षिक सिद्धांत दिया था। लैंग्वेज रिलेटिविटी, किसी भाषा का फॉर्मेशन कैसा है ये उस भाषा को बोलने वाले के विश्व दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। जितनी शब्द आपकी भाषा में होंगे आप सभी भाषाओं के लिए उतना ही व्यापक दृष्टिकोण रखेंगे। फोनेम, ध्वनिग्राम, मॉर्फिन, सिंटैक्स, सेमेटिक्स, सामाजिक संरचना के रूप में लिंग, जेंडर, सोशल रचना है, और सेक्स जैविक बायोलॉजिकल होता है, ये सोशल होता है। जेंडर लड़का लड़की सोशल है, पर वो लड़का पैदा हुआ है या लड़की पैदा हुआ है वो बायोलॉजिकल है। मतलब हम जो बोल रहे हैं ना, जेंडर डिसाइड करता है सोसाइटी, पर सेक्स जो होता है वो बायोलॉजिकल होता है। जेंडर से स्टीरियोटाइप, इसको लैंग्वेज गुणवत्ता कहते हैं। जैसे लड़कियाँ ये नहीं कर सकती, लड़के ये कर सकते हैं, लड़के ये नहीं कर सकते, लड़कियाँ ये कर सकती हैं, इसी को जेंडर स्टीरियोटाइप बोला जाता है। जेंडर वाइज एक्शन, जो किसी एक लिंग के प्रति झुकाव दिखाने लगे कि कुश्ती तो लड़के ही लड़ेंगे, लड़कियाँ नहीं लड़ सकती, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नता, ये फ्रांसिस गाल्टन ने बताया था अपनी बुक हेरिडिटी जीनियस में बताया था। और ये आप डेफिनेशंस को भी देखते जाइए। मैंने बोला था ना, टायलर ने क्या बोला है, स्किनर ने क्या बोला है। व्यक्ति भिन्नता के अंतर्गत व्यक्ति के वे समस्त पहलू आ जाते हैं जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। स्किनर व्यक्तिगत भिन्नता की विशेषताएं, इसमें विचलनशीलता है, वेरिएबिलिटी है, नॉर्मेलिटी है, वस्तु की विभेदीय दर, सीखने की विभेदीय दर, डिफरेंस रेट है। व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार, आदतों में, उपलब्धियों में, सीखने की गति में, रुचि में, अभिरुचियों में, अभिवृत्तियों में। अध्ययन की विधियाँ ये हैं, इंटेलिजेंट टेस्ट है हमारा, अचीवमेंट टेस्ट है, इमोशनल टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है और पर्सनैलिटी टेस्ट है। व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित कुछ विधियाँ हैं जी, इनको ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रख लीजिए। ये जो हमारे डिफरेंस मतलब ये जो आपकी जो मैं बोल रहा हूँ ना आपको, ये जितनी भी विधियाँ हैं ये आती हैं पेपर में आती हैं ये सारी विधियाँ, तो आप इनको एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए। आप इनके नाम बहुत अच्छे से याद रख लीजिए। डॉल्टन किसने दी है? हेल्मपार्ट ने। प्रोजेक्ट किसने दी है? किलपैट्रिक ने। यहाँ ट्रिक भी लिखी हुई है, कल पर टिक, किलपैट्रिक प्रोजेक्ट है ना, तो वो कह रहा है कल पर टिक, कल करेंगे प्रोजेक्ट। डेक्रोली का तो नाम में ही है, डेक्रोली, ठीक है। किंडरगार्टन, फ्रोबेल, गार्डन में खेल, फ्रोबेल या गार्डन में लगी है बेल, किंडरगार्टन है ना। वेनवेट का वॉशबर्न ने दी है, वॉश एंड बर्न। वाटका को क्या कर दो? वॉश कर दो, धो दो, हमारी वाटका को वॉश कर दो, तो हम वेनवेट का से याद रखेंगे वॉशबर्न। मॉन्टेसरी के नाम में ही मॉन्टेसरी। हर्स्टिक आर्मस्ट्रॉन्ग ने खोजी थी, इसकी बहुत तगड़े आर्म थे, ये लो, ये देखो इसका बाइसेप, ठीक है। बेसिक शिक्षा प्रणाली महात्मा गांधी जी ने दी थी, हमको पता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन, ये आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है, ये साल भर चलता है, बच्चों को सीखने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। ये कंटिन्यूअस होता है, ये कॉम्प्रिहेंसिव होता है और ये एवेल्यूएट करने में हेल्प करता है। आकलन असेसमेंट क्या होता है? टीचर आपका डाटा कलेक्ट करेगा, फिर उसे रिव्यू करेगा ताकि परफॉर्मेंस की कमियों को देखकर दूर कर सके। टीचर आपका डाटा कलेक्ट करेगा, पहले वो हर साल आपको पेपर देगा, उसके मार्क्स देगा, उसको एक लिस्ट में बनाएगा जिसको हम एनाडोटल रिकॉर्ड बोलते हैं, उसमें वो सेव करता रहेगा और फिर आपकी कमियों को धीरे धीरे दूर करता रहेगा। चलिए द एंड गाइस, यहाँ पे मैं अपना सेशन एंड करता हूँ। यह हमारी थ्योरी ख़त्म होती है और इसके बाद हमको केवल प्रैक्टिस करनी है, तो हम प्रैक्टिस वाले पोर्शन पे जाएंगे। पर आपको एक बार इस थ्योरी को अच्छे से रिवाइज कर लेना है प्रैक्टिस पोर्शन पे जाने से पहले, फिर आपको वहाँ से प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद सीधे मॉक देना है और कुछ भी नहीं करना है, और सीधे एग्जाम में जाके क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। आप ज़्यादा नहीं सोचना है, दिमाग में जो पहली बार में जो थॉट आता है सोचने पे उसी को टिक करना है। मोस्टली वही आंसर सही होता है। अगर आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि ये इस टाइम अगर आप पढ़ रहे हो तो सच में आप फिर कंफ्यूज होने वाले हो। आपको ये बहुत टाइम पहले पढ़ना था, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना था, तो फिर आपके माइंड में कन्फ्यूजन नहीं रहता। पर अगर आप इस टाइम पढ़ रहे हो, जैसे मैंने बोला कि हम लोग कम टाइम में इस एग्जाम को क्रैक तो कर सकते हैं, पर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है दिमाग के अंदर, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। पहले टाइम पे भी जो थॉट आता है आपके मन में, आपको सिर्फ उस थॉट पे फोकस करना है, वही सही आंसर है। आपको दूसरे थॉट को एकदम नेग्लिजिबल कर देना है, उसको बिल्कुल भी नहीं सोचना है उसके बारे में। आप सिर्फ पहले थॉट पे ध्यान देंगे, आप उसी को चुनेंगे और सीधे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।